आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 3.1 चतुर्भुजों को समझना। अब चतुर्भुज एक बहुभुज के समान ही है क्योंकि तीन भुजा उनसे घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब अपन समझते हैं बहुभुज तो केवल रेखाखंडों से, केवल जो रेखाखंड होते हैं से बनी बंद आकृति सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। रेखाखंड कोई भी तीन, जैसे दो से तो बनती नहीं आकृति, तीन से बनती है। तो ये एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड। ऐसे तीन रेखाखंडों से कोई भी आकृति बन जाती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उन को अपन बहुभुज कहते हैं। जैसे एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये ए बी था, ये बी और सी, एक ये सी और डी, ये डी और ई से ए, तो ये आकृति बन गई पंचभुज। इसको कहते हैं बहुभुज, यानी सरल रेखाखंड होते हैं उनसे कोई आकृति बंद आकृति होती है तो उनको अपन बोलते हैं बहुभुज। अब ये बहुभुज दो तरह के होते हैं। समबहुभुज, एक होते हैं विषम बहुभुज, यानी इनका प्रकार समबहुभुज। तो ऐसी कोई बंद आकृति जो रेखाखंडों से बनी हुई हो, उसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, तो वो कहलाता है समबहुभुज। जैसे ये एक वर्ग है, तो वर्ग में ये 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का है, अतः इसको कहते हैं समबहुभुज। इसी तरह यहाँ 6 भुजाएं भी हो सकती है, पर उनमें कोण समान होने चाहिए और भुजाएं समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ 3-3 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं और सभी इनके कोण आपस में बराबर हो तो उनको कहते हैं समबहुभुज। अब एक तरह का एक रूप और है इसका विषम बहुभुज। विषम बहुभुज यानी ऐसी जो रेखाखंड हो जो समान नहीं हो, यानी विषम हो और असमान हो, और जिनका जो कोणों का मान है वो भी समान नहीं हो, उसको विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे ये एक भुजा 3 सेमी की कोई आकृति है, ये 4 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की, और ये वापस 3 सेमी की, और ये 7 सेमी की। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण अलग अलग होंगे, यानी जैसे ये 120 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो इसमें आपस में कोण नहीं मिलेंगे और भुजाएं भी आपस में नहीं मिलेगी, उसको कहते हैं विषम बहुभुज। तो जो बहुभुज होते हैं दो तरह के होते हैं, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। सम में कोण समान होते हैं, भुजाएं भी समान होती है, और विषम में दोनों ही मान बराबर नहीं होते, भुजा भी बराबर नहीं होती और समान नहीं होती है, और कोण भी समान नहीं होते हैं। अब जो बहुभुज होते हैं वो उत्तल और अवतल बहुभुज दो रूप के अन्य रूप भी है, अवतल और उत्तल बहुभुज। अब इनको समझने के लिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो जैसे मैं एक आकृति पंचभुज की बनाता हूं,
इसमें क्या होती है, सभी जो इसकी जो भुजाएं हैं बाहर की तरफ निकल रही है और इनमें जो विकिरण होते हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे। विकिरण इनसे बाहर नहीं निकलेंगे। ये जैसे ये विकिरण है, ये विकिरण है, तो इनका ये विकिरण है वो बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह की आकृति कहलाती है उत्तल बहुभुज। अब अवतल बहुभुज क्या होता है, जैसे कई आकृति ऐसी होती है, तो अब इसमें जो इनके विकिरण होंगे वो ऐसे बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ चला गया विकिरण, तो इस तरह ए बी सी डी, तो इसको कहते हैं अवतल बहुभुज। यानी इसकी भुजा है अंदर की ओर धसी हुई हो और इसमें उत्तल में क्या होता है, बाहर की ओर झुकी हुई हो, तो उसको कहते हैं उत्तल, और अंदर की ओर दबी हुई हो तो उसको कहते हैं, यानी झुकी हुई हो तो उसको कहते हैं अवतल बहुभुज। तो अब बहुभुजों के रूप के बाद अपन पढ़ते हैं जो चतुर्भुज होते हैं, चार रेखाओं से जो बनी हुई सरलबंद आकृति उसको कहते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज भी कई तरह के होते हैं, जैसे एक है आयत, सभी ऐसे आमने सामने भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे आयत कहते हैं। ये 3-3 सेमी की, ये 5-5 सेंटीमीटर की, तो इसमें क्या होते हैं, विकिरण भी आपस में समान होते हैं। एक दूसरी आकृति जो चतुर्भुजाकार की है वर्ग, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है, 3-3 सेंटीमीटर की या 4-4 सेंटीमीटर की, और प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होगा। विकिरण आपस में परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं और आपस में भुजाएं सभी समान होती है। अब इसी तरह समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसी कोई आकृति जिसमें आमने सामने भुजाएं समान हो, जबकि ये आयत में भी होता है पर ये भुजाएं समानांतर होती हैं। ये 3-3 सेंटीमीटर की, ये 5-5 सेंटीमीटर की, पर यहाँ आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि इसमें समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये इसका अंतर है, ये इसके विकिरण है। चौथा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कोई दो भुजाएं समांतर हो, कोई भी दो भुजा ये आपस में समानांतर होगी और इसमें प्रत्येक कोण असमान होगा, यानी इनके बीच में जब ये दूरी मापेंगे इनकी भुजाओं की, ये 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, तो अपन ये 4 सेंटीमीटर, भुजाएं असमान होती है पर इनमें दो भुजा कोई समानांतर होती है, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक है सम चतुर्भुज, ऐसा इसमें विकिरण क्या होते हैं, समचतुर्भुज में परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित होते हैं, यानी इसकी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होगी और प्रत्येक कोण भी लगभग इसका समान। तो ये समचतुर्भुज, इनको समझ लेना आवश्यक है हमें, इन आकृतियों को। आयत है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है और इसमें जो कोण होते हैं वो असमान होते हैं। इसमें समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, परस्पर दो भुजाएं आपस में समानांतर होगी और विषम भुजाएं होगी, और समचतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजाएं समान होती है तथा इसके जो विकिरण होते हैं वो समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं समचतुर्भुज में। और अब इनको समझ लेने के बाद में कुछ सूत्र है। तो समचतुर्भुज के अंतः कोणों का, इनको
समचतुर्भुज के कोई भी हो सकता है, समचतुर्भुज होना चाहिए, तो उसके अंतः कोणों का यानी समबहुभुज, यहाँ समचतुर्भुज की जगह समबहुभुज भी हो सकता है। समबहुभुज के अंतः कोणों का योग होगा n-2 गुणा 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। n है वो यहाँ बहुभुज होता है, उसकी भुजाओं की संख्या होती है। समबहुभुज में जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण, कोई भी जो समबहुभुज है उसका जो बाह्य कोण ज्ञात कर दें तो वो होता है 360/n, यानी 360 डिग्री में आप n का भाग, n का मतलब है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, उसका भाग लगाएंगे तो इसका बाह्य कोण का मान आ जाएगा। समबहुभुज का जो अंतः कोण होता है, समबहुभुज ये तो था अंतः कोणों का योग, और यदि अंतः कोण आपको ज्ञात करना है, अंतः कोण यानी अंतः कोण, तो अपन उसको वही सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n। तो यहाँ इसमें n भुजाओं की संख्या का भाग लगेगा, तो यह अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। कोई भी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करते हैं तो बहुभुज के जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। जो कोई भी यानी सभी जो बाह्य कोण होंगे, कोई भी जो आकृति होगी बहुभुज की, तो उसमें 360 डिग्री होगा। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या यानी विकर्णों की संख्या आपको निकालनी हो, विकिरण ज्ञात करने हो, तो n कोष्टक n-3/2, ये n है वो है यहाँ पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो ये सूत्र आपको लगाना है। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 1, 3.1 जो अभ्यास है उसमें यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, ये 4 और 4 8 आकृतियां दी गई है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए, यानी साधारण वक्र इनमें से अपन को छांटना है। साधारण वक्र क्या होते हैं, जैसे ये 1 नंबर की आकृति है, ये सरल रेखाओं से यानी सरल रेखाखंड है उनसे बनी हुई आकृति है, इसको साधारण वक्र कहते हैं। 2 नंबर में भी साधारण वक्र है क्योंकि ये भी सरल रेखाखंड है उनसे बनी हुई आकृति है। और ये जो 3 नंबर है इसमें ये आकृति वृत्ताकार है, इसलिए ये रेखाखंडों से नहीं मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको अपन साधारण वक्र नहीं कहेंगे। 3 नंबर को नहीं कहेंगे। 4 नंबर है, ये भी जो साधारण वक्र, इसमें रेखाखंड है ना वो आपस में टकरा रहे हैं, कट रहे हैं, तो आप 1 2, यहाँ 5 नंबर है, ये साधारण वक्र है, इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरी भुजाओं से उस पर परस्पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये एक साधारण वक्र है 5 नंबर। और एक जो 6 नंबर है इसका भी साधारण वक्र, और ये 7 नंबर भी एक साधारण वक्र है, ये वृत्ताकार आकृतियां है। जबकि बी साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं, ये जो ऊपर 1 2 5 6 7 ये सभी बंद है और उनको साधारण बंद वक्र कहेंगे। अब जो सी में है वो बहुभुज छाटेंगे कि इनमें बहुभुज कौन कौन से हैं, तो ये एक 5 भुजा 1 2 3 4 5, तो एक तो 1 नंबर के, एक जो दूसरा है उसमें 4 भुजाएं हैं इसलिए ये भी एक बहुभुज, और एक जो 4 नंबर का है इसमें 1 भुजा 2 भुजा 3 4 5 और 6, तो ये भी एक बहुभुज है। तो और इसमें बहुभुज नहीं है क्योंकि साधारण रेखाखंडों से बना हुआ है। अब उत्तल बहुभुज अपन छाटेंगे। उत्तल बहुभुज जिसकी बाहर की तरफ जो भुजाएं हैं वो उभरी हुई हो, तो ये 2 नंबर की आकृति है, इसमें बाहर की तरफ जो भुजाएं हैं वो उभरी हुई है। और इसी तरह जो अवतल बहुभुज है वो है 1 नंबर और ये 4 नंबर, क्योंकि इसमें बहुभुजाएं हैं वो अंदर की ओर धसी हुई है, देखो ऐसे अंदर की ओर इसमें,
और यहाँ भी ये अंदर की ओर धसी हुई भुजाएं हैं, तो उनको अपन अवतल बहुभुज कहेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकिरण होते हैं? तो इसमें आपको विकिरणों की संख्या निकालनी है, और विकिरणों की संख्या के लिए अभी सूत्र पढ़ा था n कोष्टक n-3/2। किसी भी बहुभुज में विकिरणों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो एक उत्तल चतुर्भुज लेते हैं, एक उत्तल जो बहुभुज या इसको चतुर्भुज या चतुर्भुज भी चतुर्भुज समझाया गया है। तो चतुर्भुज में क्या होगा, एक उत्तल चतुर्भुज लेंगे अपन ऐसे, जिसमें भुजाएं बाहर की ओर निकली हुई हो। तो ये एक उत्तल चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं और बाहर की ओर निकली, जिसमें जो विकिरण है वो 2 विकिरण होते हैं, या आप उस सूत्र से निकाल सकते हैं n कोष्टक n-3/2। तो यहाँ पर जितनी भी जो भुजाएं होगी उसके आधार पर आप उसका भाग दे देंगे और आपको विकिरणों की संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो 4 कोष्टक 4-3/2। तो यहाँ पहले कोष्टक हल होगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, गुणा 4/2। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आएंगे, यानी इसमें विकिरण आएंगे 2। इसी तरह ये जो एक समषटभुज है, समषटभुज का मतलब इसमें 6 भुजाएं हैं ऐसे, 3 भुजा हो गई, 4 ये 5 ये 6। तो इसमें सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। इसमें जो विकर्ण होंगे वो आपस में ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे सभी जो, और इनको ऐसे भी मिलाने वाले हो सकते हैं। विकर्ण हो सकते हैं। तो इसमें अपन इस सूत्र से निकालेंगे, तो यहाँ n का मतलब 6 कोष्टक 6-3/2। तो 6 गुना यहाँ कोष्टक 6 में से 3 को बिठाएंगे तो 3 बचेगा बटे 2, तो 6 3 18, 18 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 9। इसमें विकिरणों की संख्या आएगी 9। और एक जो त्रिभुज होता है तो उसमें अपन विकिरण ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसे मिलाएंगे तो इसको परस्पर शीर्षों को, विपरीत शीर्षों को मिलाएंगे सामने के, तो ये विकिरण इस भुजा के ऊपर से ही आते हैं, इसलिए इसमें विकिरण होते हैं 0। या सूत्र से निकालेंगे तो 3 - 3-3/2। तो ये 3 गुणा, क्योंकि यहाँ n का मान 3 है इसलिए यहाँ 3 रख दिया n की जगह, फिर ये 3 रख दिया n की जगह, फिर ये 3 सूत्र में है ही बटे 2, और 3 गुणा यहाँ 0 होगा क्योंकि 3 में से 3 को घटा लिया 0/2। 3 को 0 से गुणा किया 0/2, तो 0 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इसमें जो विकिरण होंगे वो 0 प्राप्त होंगे।